स्कूल प्रिंसिपल की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। मैडम अपने स्कूल में नहीं है बल्कि अपने घर पर मौजूद है और इन्हें डर है कि स्कूल के कुछ स्टूडेंट जो कातिल के भेष में आए हैं उनका बहुत देर से पीछा कर रहे हैं, शायद उन्हें उनसे कुछ काम हो। लेकिन मैडम बहुत देर के इंतजार करने के बाद वापस अपने कमरे के अंदर या कहीं घर के अंदर चले जाती हैं। ये जो पूरा वाक्य है, अगर आप गौर करेंगे सीसीटीवी में, तो ये 9 अगस्त का है और इससे लगभग ठीक 2 दिन के बाद जो स्कूल की प्रिंसिपल है उनकी क्रूरता के साथ हत्या कर दी जाती है। पूरे फ्लोर पर सिर्फ खून ही खून था और जो कातिल हैं उनकी एक और तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देखिए। ये जो सारी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कातिल हैं और हमारी मजबूरी है, यूट्यूब की गाइडलाइंस है, कानून के दायरे हैं, जानबूझकर हमें आपको बच्चों के चेहरे को ब्लर कर कर कहीं पर ब्लैक कर कर दिखाना पड़ रहा हो, बताना पड़ रहा है कि जो कातिल हैं किस तरीके से गोवा ट्रिप पर निकल जाते हैं अपने ही प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारने के बाद। इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए हर एक उस वीडियो के पहलू के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जब क्लास 10वीं के स्टूडेंट फैसला करते हैं कि हमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारना है क्योंकि उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। हॉस्टल में, स्कूल के अंदर रोज रोज की रोका टोकी से परेशान हो चुके थे बच्चे और बच्चों ने फैसला किया कि हम किसी प्रोफेशनल कातिल की तरह मैडम की रेकी करेंगे। मैडम की रेकी करने के बाद मैडम के घर पे जितनी भी जेवरात पैसे हैं उसे लूटेंगे और उसके बाद क्योंकि मैडम ने उन्हें डांट फटकार कर उनके माता पिता को कंप्लेन कर दिया था। और ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, यही दोनों नाबालिग है। मजबूरी है, हमारी क्राइम तक की मजबूरी है कि तस्वीर हम आपको पूरी तरीके से नहीं दिखा सकते हैं और यही कातिल फैसला करते हैं कि हमें स्कूल के प्रिंसिपल को मौत के घाट उतारकर उन्हीं किससे लूटे हुए पैसों से अय्याशी करनी है। बकायदा इन लड़कों ने गैंग बना लिया था और किसी गैंगस्टर के तर्ज पर पहली हत्या करते हैं और उस हत्याकांड में जब पुलिस मौका स्थल पर पहुंचती है तो उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है क्योंकि इतने प्रोफेशनल थे। आप जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए, ना ही कोई फिंगरप्रिंट, ना ही कोई डिजिटल प्रिंट, क्योंकि इन कातिलों को पता था कि पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। और जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं मिल रहा था, कोई सिरा नहीं मिल रहा था, तो किस तरीके से जो तेलंगाना की पुलिस है उन्होंने इस केस को सॉल्व किया, अगर आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे और आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे कि जो बच्चे हैं कितने ज्यादा शातिर हो गए। पढ़ाई लिखाई में दिमाग लगा लिया तो साइंटिस्ट बन चुके होते, लेकिन आज इस सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे और जल्द ही छूट भी जाएंगे अपने प्रिंसिपल मैडम को मारने के बाद। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये तेलंगाना का नालगोंडा इलाका है और यहाँ पर ये जो आपको कॉलोनी दिख रही है ये है जेबी कॉलोनी। इसी घर के अंदर प्रिंसिपल का कत्ल करने के बाद ये दोनों लड़के लगभग 900 किलोमीटर का दूर का फासला तय करते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं गोवा। क्यों? क्योंकि गोवा में अय्याशी करनी थी। दिखाना चाहते थे अपने क्लासमेट को कि तुम लोग पढ़ते रहो, हमने तो एक कत्ल किया, लाखों रुपए कमा लिए और सीधे तौर पर पहुंच गए हैं गोवा एक ट्रिप को एंजॉय करने। अगर आप इनकी तस्वीरों को देखेंगे, इनके वीडियो को देखेंगे, इनके हाव भाव को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनकी आंखों में शर्म तो है ही नहीं। इनके बिहेवियर में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्हें किसी बात का डर है, इन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है। आपको दिखेगा किस तरह से ये जो बच्चे हैं, इसमें से 2 बच्चे ऐसे हैं जो कातिल हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। उम्र कितनी रही होगी? 14-15 साल की उम्र रही होगी। अब ऐसे में ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं बकायदा गाड़ी में पेट्रोल भराते हैं और इसके बाद गाड़ी लेकर रफ्तार से निकल पड़ते हैं गोवा की सड़कों पर। और यहाँ पर देखिए बीच के एरिया में भी ये आपको कई सारे बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं बच्चों में 2 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने प्रिंसिपल का कत्ल किया है और उसके बाद ये अय्याशी करने के लिए उन्हीं के पैसों से यहाँ पर आ गए हैं। आपको बीच पर ये सनसेट एंजॉय करते दिख रहे होंगे, पब में पार्टी करते हुए दिख रहे होंगे। अगर आप इस वीडियो में भी देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे बच्चे यहाँ पर भी हैं और इसमें भी वही 2 कातिल हैं जो पब के अंदर बकायदा डांस कर रहे हैं। इनकी टी शर्ट पे लिखा है आई लव गोवा, यानी कि पहले कत्ल करते हैं, उसके बाद उस घर से निकलते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भराया जाता है और फिर सीधे रफ्तार पकड़ ली जाती है गोवा की तरफ। गोवा आने के बाद बीच पे एंजॉय होता है, पब जाया जाता है और तो और सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया? एक कत्ल के बाद कई सारे पैसे
लूट लिए। अब इन बच्चों ने किस तरह से इस कत्ल को अंजाम दिया, क्या इनके दिमाग में चल रहा था और किस तरह से अपनी ही मैडम का मर्डर करने के बाद इनको पुलिस का भी डर नहीं लगा, क्योंकि ये समझ गए थे कि कैसे हमें सारे सबूत मिटाने हैं जिसके बाद हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे और ऐसे ही मस्ती मजाक में जिंदगी कटती रहेगी। तो जैसा कि आपको ये तस्वीर दिखाई गई, ये जेबी कॉलोनी का घर है। इस घर को अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी बड़ा घर दिखाई दे रहा है, बालकनी का एरिया भी है और इसी घर के अंदर घुसकर प्रिंसिपल रूपा रेड्डी का कत्ल किया गया। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि रूपा रेड्डी जो थी वो अकेले रहती थी इस घर के अंदर। उम्र उनकी 50 साल थी। उनका एक बेटा, उनका एक पति भी है जो कि हैदराबाद में रहते थे। उनके जो हस्बैंड है वो हैदराबाद में जॉब करते थे। क्योंकि रूपा रेड्डी का ये जो आप घर देख रहे हैं पूरा, ये घर आउटस्कर्ट में बना हुआ है, थोड़ा सुनसान सा इलाका है, ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, ज़्यादा घर यहाँ पर नहीं बने हैं। तो ऐसे में जो उनके पति थे उन्हें जॉब के लिए बाहर रहना पड़ता था, लेकिन अक्सर वो जब छुट्टी होती थी या हॉलीडेज पड़ते थे तो वो अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने बेटे के साथ आया करते थे। और यहाँ पर जो रूपा रेड्डी हैं वो नागार्जुना ग्रामर कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाया करती थी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर वो प्रिंसिपल भी थी। अब होता क्या है कि जो अगस्त का पहला हफ्ता आया था, इसी पहले हफ्ते में जो प्रिंसिपल मैडम है यानी कि रूपा रेड्डी हैं, वो अपने पति और अपने बच्चे के साथ निकल जाती हैं आंध्र प्रदेश के एक बीच पर, चिराला बीच। वहाँ पर वो एंजॉय करती हैं, लगभग एक हफ्ते वो लोग छुट्टियाँ करते हैं और उसके बाद 7 तारीख को वापस लौटकर अपने घर आ जाती हैं। अब यहाँ तक आपने एक साधारण सी कहानी सुन ली, लेकिन अब आप देखिए वो तस्वीरें जिसमें साफ कैद है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी टीचर मैडम का लगातार पीछा करते हैं, फॉलो करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं कि मैडम के घर में कौन कौन रहता है। अब 7 तारीख को जब रूपा रेड्डी आ जाती है तो उनकी नॉर्मल दिनचर्या शुरू हो जाती है, सुबह स्कूल जाना, स्कूल से आना। और अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो 9 तारीख का ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, 9 अगस्त का। इस 9 अगस्त की फुटेज में आपको साफ दिखेगा कि ये जो स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, बाहर कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और उसी बिल्डिंग के अंदर से स्कूटी से जो रूपा रेड्डी हैं वो निकलती हुई दिखाई दे रही हैं और सीधे तौर पर वो अपनी स्कूटी लेकर अपने घर निकल जाती हैं। अब तस्वीर बदलती है, दूसरी तस्वीर में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो मैडम है यानी रूपा रेड्डी हैं वो अपने घर पर पहुंची है, छोटा सा धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा, वो स्कूटी से उतरती हैं और फिर अंदर की तरफ बढ़ती हैं। अब अंदर आने के बाद जब रूपा रेड्डी जो हैं वो घर के अंदर जब दाखिल होती हैं तो आप नोटिस करिएगा, 9 तारीख का पूरा फुटेज मैं आपको दिखा रही हूँ, 9 अगस्त का, इसमें वो अंदर चली जाती है, मतलब उनके हाथ में कुछ सामान है, वो अंदर तक जाती है, लेकिन उन्हें आभास होता है कि शायद उनका पीछा करते हुए या उन्हें देखते हुए या कोई भी उन्हें ऐसा शक होता है कि शायद किसी की नज़र उन पर है और इसीलिए वो अंदर जब घुसती है उसके बाद फिर से वो पीछे आती हैं, बालकनी से थोड़ा बाहर निकलती हैं, यानी जो बरामदे का एरिया वहाँ से थोड़ा बाहर निकलती हैं और गेट के पास जाकर गली की तरफ देखने की कोशिश करती हैं। और अगर आप गली भी नोटिस करेंगे तो झाड़ियाँ बनी हुई हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ज़्यादा घर इस इलाके में नहीं बने हैं। तो ऐसे में वो 1-2 बार थोड़ा और आगे बढ़कर देखती हैं। उन्हें शायद ये डाउट होता है कि कोई उनको लगातार देख रहा है, कोई उनको लगातार फॉलो कर रहा है। और ये सब देखने के बाद वो थोड़ा सा आगे फिर बढ़ती हैं, फिर पीछे जाती हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद उन्हें जब उन्हें लगता है कि शायद कोई नहीं है, उनका भ्रम था, वो फिर से अंदर चली जाती हैं। अब रूपा रेड्डी अगर उस दिन थोड़ी सी एक्टिव हो जाती, थोड़ा सा वो और जांच परख लेती और थोड़ा सा वो नोटिस कर लेती कि हाँ सच में उनका कोई फॉलो कर रहा है, उनको कोई पीछा कर रहा है, तो शायद वो जान जाती कि आने वाले दिनों में 2 दिन बाद उनके साथ एक अनहोनी होने वाली है। और करने वाले कोई और नहीं, उनके ही स्कूल में पढ़ने वाले वो बच्चे जिन्हें वो स्कूल में शिक्षा देती हैं, वही बच्चे निकलेंगे। अब ये जो पूरा आपने 9 तारीख की तस्वीर देखी, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो दरअसल ये जो 2 बच्चे हैं इन्होंने बाकायदा प्लानिंग की थी अपनी टीचर को मारने के लिए और लगभग 5 दिन तक वो रूपा रेड्डी की रेकी करते रहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको फुटेज में दिखाया था कि वो स्कूटी से आती हैं, घर में जाती हैं, पीछे जाकर देखती हैं, ठीक रोज़ की तरीके से वो जो बच्चे हैं वो उन्हें फॉलो करते थे। वो देखते थे कि घर के आसपास कितने घर बने हुए हैं, कौन कौन उस वक्त जब मैडम घर पहुंचती हैं 2:30-3 बजे, तो उस वक्त कौन कौन जो है सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर है कि नहीं, कितने लोग बाहर घूम रहे हैं, कौन से ऐसे बच्चे हैं जो उस एरिया में रहते हैं जो स्कूल से वापस जा रहे हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कहाँ पर लगा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था उन बच्चों के लिए जानना। और वो जांच पड़ताल करते हैं कि आखिरकार सीसीटीवी का कैमरा जो है वो कहाँ पर लगा है। तो इस पूरे घर का जब वो राउंड लगाते हैं, चेक करते हैं, तो उन्हें पता लगता है कि जो सीसीटीवी है वो लगा ज़रूर है, लेकिन कई सारे पेड़ पौधे ने, जैसे मैं आपको तस्वीर भी दिखा रही हूँ सीसीटीवी की, ये आप देखिएगा कि कई सारे जो पेड़ पौधे हैं उससे वो ढका हुआ है। तो बच्चों को समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने इतनी फिल्में देख रखी हैं, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज है, तो उन्हें समझ में आ गया था कि जो भी हो, अब जब इतनी सारी पत्तियाँ आगे अड़ रही हैं, पेड़ आगे अड़ रहे हैं, तो जो
सीसीटीवी है वो उन्हें ढंग से कैप्चर नहीं कर पाएगा और वो पकड़े नहीं जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने सोचा अगर वो अपना मुंह ढक लेंगे तब तो बिल्कुल नहीं पकड़े जाएंगे। और इसी सिलसिले में ये जो बच्चे हैं ये ब्लैक कलर के ग्लव्स खरीदते हैं ताकि उनके फिंगरप्रिंट्स ना आए। आप सोचिए कितनी चालाकी कर रहे हैं, कितना ये समझ रहे हैं कि कैसे कैसे इन्हें सबूत छुपाने हैं। अपने चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी मास्क खरीदते हैं ताकि इनका चेहरा ना दिख जाए। और इसके अलावा एक चाकू लेते हैं कि अगर मैडम ने इन्हें पकड़ा तो मैडम का इन्हें मर्डर करना है और उसके बाद वहां से भाग निकलना है। मतलब फुल प्रूफ प्लानिंग थी। और इसके बाद तस्वीर बदल जाती है। होता यह है कि ये जो आप घर देख रहे हैं इसी में आपको एक तस्वीर में और दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको दिखेगा लाल रंग का हुडी पहने एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, एक लड़का दिखाई दे रहा है। वो दरअसल एक स्कूटी से उतरता है, थोड़ा आगे आता है और उसके हाथ में आपको एक सामान दिखेगा। वो सामान क्या है? ब्लैक कलर का ग्लव्स। अगर नोटिस करके कोशिश करेंगे देखने की तो उसमें आपको ब्लैक कलर का, यानी जो उसने ग्लव्स लिए थे अपनी फिंगरप्रिंट छुपाने के लिए, वो उसके हाथ में। थोड़ा आगे जाता है, फिर शायद उसे शक कुछ लगता है कि कोई उसे देख रहा है, वो फिर से वापस होता है और फिर वापस अपनी स्कूटी की तरफ जाने लगता है। लेकिन धीरे धीरे चल रहा है, वो ये कंफर्म कर रहा है कि क्या कोई उसे सच में देख तो नहीं रहा। और जब वो देख लेता है कोई उसे नहीं देख रहा, वो सीधे तौर पर टर्न लेता है और सीधे मैडम के घर में घुस जाता है। अब इसके बाद घर के अंदर क्या होता है? घर के अंदर जो होता है वो कुछ ऐसा सीन चल रहा था, क्योंकि रोज की तरीके से जो मैडम रूपा है, जो प्रिंसिपल में रूपा है, वो अपने घर में एंट्री लेती हैं, स्कूटी बाहर खड़ी करती हैं, अंदर जाती हैं, अपना कुछ काम वगैरह करती हैं और इसके बाद वो अपनी एक आंटी को कॉल मिला लेती हैं, मतलब, और उनसे बातचीत करना शुरू कर देती हैं। इधर वो बातचीत कर रही थी कि उधर जो बच्चे आए थे, 2 स्टूडेंट आए थे स्कूटी पर, वो क्या करता है, एक तो बाहर ही खड़ा रहता है और जिसने रेड हुडी पहना हुआ है वो अंदर जाता है। लेकिन वो अंदर कहाँ से जाता है? क्योंकि इन्होंने रेकी कर ली थी कि कैमरा कहाँ कहाँ पर है, सीसीटीवी कौन सा कैप्चर करेगा। तो वो जो लड़का है वो चुपचाप प्लानिंग के तहत पीछे वाले गेट से, जहाँ पर सीसीटीवी नहीं था, वहाँ से अंदर घुसता है, बरामदे के जरिए अंदर कमरों में जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि कुछ जो पैसे हैं वो पड़े हुए हैं और कुछ ड्रॉर वगैरह उसे दिखती हैं, जो भी टीवी के पास कैबिनेट होता है उन सबको वो खोलना शुरू करता है और उसकी नज़र अलमारी पर पड़ती है। और जैसे वो अलमारी खोलता है तो उसको दिखता है कि उसके अंदर कुछ उसे ज्वेलरी वगैरह मिलती है। वो जैसे उन्हें निकाल रहा होता है, कैश उसे मिलता है और वैसे ही जो रूपा मैडम है वो पूजा घर की तरफ से सीधे अपने कमरे में दाखिल होने वाली होती हैं। उनके हाथ में फ़ोन था, वो फ़ोन पर बात कर रही थी। उनकी नज़र पड़ती है एक आदमी पर, वो जैसे जाके उसे टर्न करती हैं और उसका मास्क को नीचे करने की कोशिश करती है। वो पहचान लेती है कि ये तो उन्हीं के स्कूल में पढ़ने वाला 10th क्लास का बच्चा है। और सीधे रूपा जो मैडम थी, प्रिंसिपल थी, उनके मुंह से निकलता है बाबू। वो सिर्फ इतना बोलती है और इतने पर ही वो जो बच्चा था, उसके हाथ में नाइफ था ही, वो सीधे तौर पर फ़ोन छीनता है, फ़ोन स्विच ऑफ करता है और स्विच ऑफ करने के बाद सीधे तौर पर अपनी मैडम के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। आप सोचिए कुछ ही मिनट के अंदर ये 10वीं क्लास का बच्चा करीब करीब 27 से ज़्यादा बार अपनी मैडम के जो आप ये पेट का एरिया होता है वहाँ पर अटैक करता है, उनके हाथ को काटने की कोशिश करता है। और इसी में ये जो पूरा आप घर देख रहे हैं, जहाँ डाइनिंग टेबल आपको रखा दिखाई दे रहा है, पूजा घर है, बगल में किचन दिख रहा है, तो इस यहाँ पर पुलिस भी आपको दिखाई दे रही है सोफे पर बैठी हुई। तो इसी जगह पर वो जो मैडम है वो भागने की कोशिश करती हैं, खुद को बचाने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे में खून इतना ज़्यादा गिर जाता है कि अगर आप नोटिस करेंगे ना तो उनके खून से सने पैरों के निशान भी इस फ्लोर पर आपको देखने को मिलेंगे। वो इस तरह से अपने आप को बचा रही थी, वो अपने आप को किसी तरह से भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जो लड़का था उसके दिमाग पे खून सवार था, उसको समझ में आ गया था कि अब आज मैं इस औरत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसीलिए वो लगातार वार करता जाता है। और उसके बाद अब ये जो लड़का है आया तो पीछे गेट से था, क्योंकि इसे लगा कि सीसीटीवी कैप्चर नहीं करेगी, लेकिन अब इसने कर दिया था मर्डर। तो अब ये जितने भी चालाक बन के आए हों, जितना भी इन्होंने सोच लिया हो कि हाथ में ग्लव्स है, नाइफ है और हमने चेहरा भी छुपा रखा था, कोई हमें पकड़ेगा नहीं, लेकिन कहते हैं ना कातिल या जो अपराधी है वो कोई गलती जरूर करता है, ये भी गलती करते हैं। और ये इस वक्त भागने के टाइम पे सामने के गेट से चला जाता है और उसी में इसकी जो आप धुंधली सी छोटी सी सीसीटीवी तस्वीर आपको दिख रही है, भागते हुए वापस जाते हुए घर से बाहर जाने की रेड हुडी में, वो पुलिस को भी मिल जाती है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं तब की है जब ये लड़का कत्ल करने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है। और ये सीसीटीवी जो है बहुत अहम सबूत बनता है। और इसके साथ ही मैडम के कहे गए वो आखिरी शब्द यानी कि बाबू, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सबूत बनते हैं। कत्ल करने के बाद, पैसे उठाने के बाद करीब करीब मैडम के घर से 2 लाख रुपए लिए जाते हैं। और फिर जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि गोवा की ट्रिप प्लान हो जाती है, अपने क्लासमेट्स को चिढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग पढ़ाई करो, हम तो भैया टॉप पर आ चुके हैं, हम तो पैसे वाले हो गए, हम गोवा घूमेंगे और हम अब तो कुछ भी
कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये जो दो बच्चे हैं इन्होंने क्यों अपनी ही मैडम का मर्डर प्लान किया? वो जो आखिरी शब्द मैडम के मुंह से निकला बाबू, वो कैसे कातिलों तक पहुंचने का सबसे बड़ा सबूत बना? और आखिरकार ये जो खून का तालाब इन बच्चों ने बनाने की कोशिश की या खून बहाने की कोशिश की, वही खून सबसे बड़ा सबूत कैसे बना इन दो 10th क्लास के बच्चों के खिलाफ, जिसकी वजह से आज ये पुलिस की गिरफ्त में है? आप वो भी जानिए। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल मैडम का घर के अंदर मर्डर हो जाता है, 5:30 बजे के तकरीबन समय होगा उस वक्त। लेकिन उसके बाद से लगातार कई बार जो उनके हस्बैंड हैदराबाद में थे लगातार कॉल पर कॉल कर रहे थे। उन्हें लगा कि कहीं पर उनकी वाइफ बिजी होंगी इसलिए स्विच ऑफ जा रहा होगा। लेकिन पूरी रात बीत जाती है, बीवी का ना फोन आता है ना ही फोन लगता है, लगातार फोन स्विच ऑफ जाता है। हैरान परेशान जो पति हैं सुबह सुबह अपने पड़ोसी को कहते कि एक बार आप जाकर मेरे घर पर देख सकते हैं कि क्या मेरी वाइफ ठीक ठाक है या नहीं है, क्योंकि कल रात से ही या कहें कल शाम से ही उन्होंने फोन नहीं उठाया है। पड़ोसी को लगा कि ठीक है, अब ये तो कोई आम सी बात है। वो जाते हैं घर पर, देखते हैं कि घर का जो मेन गेट है वो खुला हुआ है। अब जैसे जैसे वो कमरे के अंदर जाते जाते उन्हें दिखाई पड़ता है कि खून के पैरों के निशान बने हुए हैं। मतलब घर पर किसी के खून के पैरों के निशान एक तरफ किचन की ओर जा रहे हैं। वो उस पैरों के निशान का पीछा करते करते जब आगे जाते हैं तो देखते हैं कि किचन और मंदिर के बीच में, हमारी मजबूरी है कि हम आपको उस लाश को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन किचन और मंदिर के बीच में प्रिंसिपल मैडम या कहें रूपा की लाश वहां पर पड़ी हुई थी। और बड़ी ही बेदर्दी के साथ उनके पेट को इतनी बार गोदा गया था कि पेट फट चुका था, हाथ तक को काटने की कोशिश की गई थी। और पहली बार सुबह सुबह जब पड़ोसी ये चीज देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। वो फौरन उनके पति को पहले फोन करके कहते हैं कि आपकी वाइफ का किसी ने मर्डर कर दिया है, पूरे घर पर खून ही खून है, आप फौरन यहां पर आ जाइए। उसके तुरंत बाद वो पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जब मौका स्थल पर पहुंचती है तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो फुटप्रिंट्स था, पहले पुलिस को लगा कि शायद कोई कातिल होगा, लेकिन पता ये लगता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो खून के पैरों के जो निशान थे वो खुद रूपा मैडम के ही थे, ना ही कातिलों के नहीं थे। अब पुलिस छानबीन करती कि कहीं पर कोई एक सिरा मिल जाए जिसके जरिए पता लगाया जा सके कि क्या यहां पर लूटपाट करने की कोशिश की गई है, क्योंकि घर पर देख के तो लग रहा था कि लूटपाट की कोशिश हुई है। लेकिन ना ही कोई फिंगरप्रिंट मिल रहा था, ना ही कोई पैरों के निशान मिल रहे थे। तो ऐसे में समझना मुश्किल हो रहा था कि कातिल आए तो आए कहां से, या जो हत्यारे थे, जो लुटेरे थे, कहां से आए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। और बिल्कुल भी उस वहां के जो सेल टावर था उसके जरिए फोन लोकेशन, कौन कौन से फोन उस वक्त एक्टिव थे, ये भी जब पता लगाने की कोशिश हुई तो पता लगा कि उस पूरे इलाके में कोई भी नया फोन तो आया ही नहीं है। मतलब जो लुटेरे हैं शायद उसी इलाके में रहते हैं। अब पुलिस के लिए कोई एक भी सिरा नहीं है, कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे इस केस को सुलझाया जा सके। अब जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, आसपास के जो उनके घर पे जो सीसीटीवी लगे थे उनको खंगालना शुरू करती है, तो दूर ये जो आप सीसीटीवी देख रहे हैं, दूर वहां पर एक हुडी पर एक लाल रंग का जो लड़का है उनके घर के आसपास मंडराता हुआ दिखाई पड़ता है। इस लड़के की हाइट और चाल ढाल को देखकर पुलिस ये समझ जाती है कि ये कोई आम या कोई मर्द नहीं है, ये कोई बच्चा है जो शायद 10वीं 12वीं में पड़ता हो, लेकिन ये सिर्फ अंदेशा था। अब ये इस पूरे सीसीटीवी फुटेज में मैं कुछ सेकंड का एक फुटेज दिखाई पड़ता है, इसके अलावा कोई और सिरा नहीं है। पुलिस को लगता है इस केस को सुलझाया तो सुलझाया कैसे जाए, ना ही कोई एंट्री दिखाई पड़ रही है, ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिल रहा है, तो सुलझाए कैसे। इसके बाद पुलिस लगातार सीडीआर निकालती। सीडीआर का फुल फॉर्म है कॉल डेटा रिकॉर्ड। जो रूपा है वो लगातार अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। उस रिश्तेदार को जो आखिरी बार जो फोन लगा था उस नंबर से, तो जब दोबारा कॉल करके कहा जाता है क्या आपकी रूपा से बात हुई थी, आप कहां पर थी, तो उन्होंने कहा कि सर देखिए उस रोज हमारी बात तो हो रही थी, लेकिन रूपा ने अचानक से बाबू कहा और फोन कट हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा सर कि मैंने लगातार उसके फोन किया, फोन स्विच ऑफ जा रहा था, पति का भी कहना था कि फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब पुलिस को लगा कि बाबू कहा है, घर के बाहर एक लड़का दिखाई दे रहा है हुडी में जो 10वीं 12वीं का लग भी रहा है, और बाबू एक प्रिंसिपल किसे कह सकती है, हो सकता है कोई स्टूडेंट ही हो क्योंकि ये स्कूल में पढ़ाती हैं, तो ये हो ना हो स्कूल से ही कोई लिंकअप है। अब इसके बाद
जो रूपा के स्कूल में जाया जाता है, वहां पर पुलिस चुपचाप एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है। सोचिए जो पूरा जो वाकया है 11 अगस्त का है। आज हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 20 अगस्त हो चुका है, 9 दिन बीत चुके हैं। तो पुलिस जब इसे सुलझा रही थी तो सबसे पहले पुलिस ने देखा कि इस पूरे स्कूल में सबसे अजीब चीज क्या हो रही है। पता लगा कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा अमीरजादे हैं, करोड़पति घर से आते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, आईफोन रखते हैं, फोन रखा जाता है, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, यहां तक कि दारू का नशा भी करते हैं। अब देखिए ये कोई बड़े लोग करते जो कॉलेज में रहते तो इतना ज्यादा डाउट नहीं जाता। क्लास 10th के स्टूडेंट या 12वीं के स्टूडेंट अगर ये सारी हरकत करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से शक जाता है। अब पुलिस की भी समझ में नहीं आ रहा था कि चलो आप मस्ती करो, कुछ भी करो, फोन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सोर्स ऑफ इनकम बता दो। इसके बाद पुलिस उस स्कूल में जाती है, 15 अलग अलग बच्चों को उठाया जाता है जिन पर सबसे ज्यादा शक था। अब जब शक की बारी आई तो इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले पूछा कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या। हर किसी ने बताया कि सर किसी पापा ने दिया, सर मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, जो भी उनकी पूरी कहानी रही होगी। तो उसके बाद 15 में से 5 बच्चों को एक तरीके से सबसे ज्यादा जिस पर शक था उन्हें लेकर एक कमरे में रखा गया। अब इन 5 बच्चों की जब कुंडली खंगाल रही थी पुलिस, तो पता लगा कि उसमें से जो 2 लड़के थे उनकी कुंडली बहुत ज्यादा रूपा से मिल नहीं रही थी। दरअसल रूपा ने हाल ही में उन 5 बच्चों में से जो 2 बच्चे थे जो क्लास 10वीं के स्टूडेंट थे, ये पहले भी लूटपाट करना, फोन रखना, महंगे महंगे पैसे कहीं से भी ये चुरा लेते थे और स्कूल में आकर खर्च करते थे, अपने दोस्तों अपने गैंग को दिखाते थे देखो हम कितने ज्यादा अमीर हैं, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जब ये कंप्लेन रूपा मैडम के पास पहुंची, प्रिंसिपल के पास पहुंची, तो प्रिंसिपल ने पूछा कि तुम्हारे पास ये पैसे कहां से आए, तुम इतने महंगे महंगे फोन कहां से ला सकते हो। तो इसके बाद जब उनको पता लगा कि ये चोरी की गई है तो रूपा मैडम ने उनके पेरेंट्स को बताया कि देखिए आपके बच्चे अब हॉस्टल में रहने लायक नहीं है, वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं और इसलिए ये अब एक तरीके से रोज अप डाउन करेंगे अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, उसके अलावा ये हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं। अब बच्चों ने देखा कि जो उनकी प्रिंसिपल है किस तरीके से उन्हें जलील कर रही है, उनके घर पर कंप्लेन कर दिया गया है, क्योंकि एक गैंग बनाना चाहते थे तो उस गैंग के उभरते हुए सितारे थे, उभरते हुए सितारों को कोई पत्थर मारेगा तो उनके दिल को चोट पहुंच रही थी। और इस ईगो में वो जो गुस्सा था बच्चों के दिमाग के अंदर वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्हें लगा कि मैडम ने ठीक नहीं किया है, मैडम ने जो हमारे साथ किया मैडम को भुगतना पड़ेगा, मैडम ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। सोचिए 10वीं के स्टूडेंट्स ये अपने दिमाग में सोच रहे हैं जब उन्हें डांट लग रही है। इसके बाद जब पुलिस को एक कहानी पता लगती है, पुलिस इस कहानी को लेकर उन बच्चों को पूछताछ करती है कि देखो तुम्हारा हाल ही में एक तरीके से मैडम से झगड़ा भी हुआ था, कहीं तुम पर जो पैसे की हेरा फेरी को लेकर ये जो आईफोन आ रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम तुम बता नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कैश है, तुमने कौन से एटीएम से पैसे निकाला ये जरा बता दो। बच्चे ये भी नहीं बता पा रहे हैं। बच्चों से ये पूछा गया ये आईफोन कहां से आया, तो बोला कि पापा ने गिफ्ट किया, कब गिफ्ट किया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जो उनके पास से 1,54,000 रुपए मिले, उस पर कुछ नोटों को जब देखा गया पुलिस के द्वारा तो देखा कि 500 रुपए में कुछ लाल स्याही या लाल खून जैसी चीजें लगी हुई थी। फौरन उस नोट को उठाया गया और चुपचाप उसे फॉरेंसिक टीम को भेजा गया। पता क्या लगा, रूपा मैडम की जो खून थे और ये जो खून था ये दोनों मैच हो गए, दोनों के डीएनए मैच हो गए, मतलब जो नोट पे जो खून था वो रूपा मैडम का ही था। और ये जो चीज कही जा रही थी कि कहीं पर भी सुराग नहीं मिल रहा था, पहली बार पुलिस के हाथ में एक सुराग लगता है। जो खून की जो धब्बे नोट पर थे वो ये चीख चीख के बता रहे थे कि जिस वक्त रूपा मैडम का खून बह रहा था उनके घर के नोट जो वहां से लूटपाट हुई थी, यही नोट उस घर से निकालकर बच्चे लेकर आए थे। अब यहां पर पुलिस को लगा कि इस नोट से इस केस को नहीं सुलझाया जा सकता। अब 5 बच्चों में से जो पूरा शक था ये सिर्फ 2 बच्चों पे आ जाता है, 3 बच्चों को वापस भेज दिया जाता है। अभी जो 2 बच्चे थे बड़े ही ढीठ किस्म के थे, ये तो पहले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये सारे तिकड़म जानते थे कि पुलिस वालों को कैसे छकाया जा सकता है। बोला सर आप हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं, हमने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, आप कैसे साबित कर सकते हैं, हमारे कोई फिंगरप्रिंट है वहां पर, आप हम पर किस तरीके से आरोप लगा सकते हैं। फिर पुलिस या जो खातिरदारी होती है, पुलिस ने अपने अच्छे तरीके से उनकी खातिरदारी की, प्यार से पूछा, जो पुलिसिया जो प्यार बरसाया गया उन पर, तो उसके बाद उन्हें टूटते हुए देर नहीं लगी और उन्हें बता दिया कि सर आप उस जंगल में जाइए जिसकी तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तेलंगाना पुलिस इस जंगल में खोजबीन कर रही है, कुत्तों को भी बुलाया गया है, खोजबीन हो रही है
क्योंकि इन शातिर अपराधियों ने ग्लव्स खरीदा था और उस ग्लव्स से इन्हें पता था फिंगरप्रिंट नहीं रहता। मंकी कैप खरीदा था, उसी को ढूंढने के लिए जब तेलंगाना पुलिस जंगल में जाती है तो ग्लव्स मिल जाता है, मंकी कैप मिल जाता है, चाकू मिल जाता है। अब जो ये फोन जो प्रिंसिपल मैडम का ही था उसे ये लूट चुके थे, उसके जरिए भी ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ भौकाल दिखाने के लिए अपने आसपास के स्टूडेंट को कि देखो टॉपर है, टॉपर बनके उसने क्या कर लिया, हम तो एक तरीके से पासिंग मार्क्स ला गया, फेल होकर भी उनसे अच्छी जिंदगी, उनसे अच्छी अयाशी और उनसे अच्छी जगह पर घूमने पार्टी करने जाते हैं। अब ये जो सारी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, जब पुलिस ये सुन रही थी, पुलिस जब एक एक सबूत को इकट्ठा कर रही, पहले नोट हो गया, फिर ग्लव्स हो गया, फिर उनका जो इकबालिया जुर्म था जब उन्होंने कबूल कर लिया और जो मोटिव पता लगा कि मैडम ने उस रोज पूरे क्लास के सामने डांट फटकार कैसे लगा दी। जो बात जो थी वो क्लास के अंदर ही रहती तो ठीक थी, क्लास से बाहर घर पर क्या बताने की जरूरत थी। अब हॉस्टल में उन बच्चों की इज्जत नहीं थी, क्लास में बच्चों के सामने उनकी इज्जत नहीं थी, और ये सब प्रिंसिपल मैडम की वजह से ही हुआ था। और इसलिए ये क्या करते हैं, जब ये पूरी फैमिली, जो प्रिंसिपल की जो पूरी फैमिली थी, ये अब हैदराबाद गए हुए थे, इनका घर खाली था, तो लगातार जिस रोज से इन्हें डांट पड़ा था उसके अगली रोज से ये उस पूरे घर की रेकी करते कि कहां पर कैमरे लगे हैं, कहां से भाग सकते हैं। तो इन्हें पता लगता है कि 6 तारीख के आसपास की मैडम के घर पर तो कहां का सीसीटीवी लगा है, लेकिन मैडम अभी घर पर नहीं है। जब ये वापस 7 अगस्त को वापस अपने घर पर आती है तो उस रोज भी ये रेकी करते हैं, और रेकी करते करते जब 9 अगस्त वाली जो फुटेज हमने आपको शुरुआत में दिखाई थी, जो वनिता ने भी आपको बताई, जो प्रिंसिपल मैडम को शक हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है, तो कोई और उनका पीछा नहीं कर रहा था, यही 2 लड़के थे जो उनका लगातार पीछा कर रहे थे। समझ रहे थे कि उस घर में कौन आता है कौन जाता है, मैडम अकेली रहती हैं, कितने लोगों के साथ रहती है। पता लगा कि मैडम तो अकेली रहती हैं, ना ही उनका बेटा ना ही उनका पति उनके साथ रहते हैं। और ऐसे में क्योंकि ये घर शहर के बाहर था, आसपास झाड़ियां थी, उसी का फायदा उठाकर ये उस घर में दाखिल हो जाते हैं। एक दिन उसको बाहर खड़ा किया जाता है मुआयना करने के लिए कि अगर कोई भी आए तो तुम मुझे इशारा कर देना, कुछ आवाज निकाल देना, मैं घर से फौरन बाहर आ जाऊंगा। अब जैसे ही मैडम उस रोज घर पर होती हैं, ये पहले चोरी करते हैं, फिर जब मैडम उनके जाकर मास्क उतारती हैं तो ये उसका कत्ल कर देते हैं। और कत्ल करने के बाद जितने 2.5 लाख रुपए उस घर पर थे, कुछ जेवरात थे, फोन थे आईफोन, वो सब लूट कर ये भाग जाते हैं। अब जब तक हम इस स्टोरी को रिकॉर्ड कर रहे थे तो पता लगा कि इस पूरे नेक्सस में एक सीनियर भैया भी है, एक ऐसा शख्स जो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो इन लड़कों की मदद कर रहा था। फॉर्मर स्टूडेंट है इस स्कूल का, पूर्व छात्र है स्कूल का। उसने इन दोनों लड़कों की मदद की, इन्हें मोटिवेट किया कि किस तरीके से आपको बदला लेना है और अपनी अय्याशी, अपने घमंड को कम नहीं होने देना है। और जो आपको हमने कहानी समझाई बताई, से आप समझ चुके होंगे कि बच्चों का जो ईगो है उनके दिमाग में किस कदर हावी हो चुका है कि गुस्सा कंट्रोल में नहीं रह रहा, ईगो कंट्रोल में नहीं रहा, बेकाबू हो चुके हैं ये लड़के। और इनको लगता है कि हम किसी के साथ कुछ भी करेंगे और आराम से बचकर निकल जाएंगे। सोचिए कितने शातिर अपराधी हैं, रेकी की जाती है, ऐसा प्रोफेशनल कातिल भी नहीं करते होंगे। रेकी होती है, लूटपाट होती है, उसके बाद मर्डर हो जाता है, मर्डर को छिपाने के लिए ग्लव्स पहने जाते हैं, उसे फेंक दिया जाता है। और ये पुलिस वालों को धमकी देते हैं कि सर नोट पे खून लगने होने से क्या हो गया, साबित कैसे करेंगे आप, हम तो नादान है, बच्चे हैं, हम तो छूट जाएंगे। तब पता लगता है कि ये जंगल में ग्लव्स छोड़कर आए हैं। तो फिलहाल के लिए हमें लगा इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए इन बच्चों की खबर आप तक पहुंचाना जरूरी है। और तमाम बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें एक चीज हम जरूर बताना चाहते हैं कि क्राइम की दुनिया बाहर से आपको बहुत हसीन लगी कि अरे हमने देखो कुछ देर के मजा आता है, या अय्याशी करने चले जाते हैं गोवा में, घूमते फिरते हैं, पैसे आ जाते हैं, लेकिन उन पैसों की वजह से सिर्फ 2 या 3 दिन आपकी जो जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, 9 दिन में पकड़े भी गए हैं, 3 दिन इनकी जिंदगी गोवा में अच्छी चली, उसके बाद आने वाले जो उनके 10-15 साल है कितने घटिया, कितने खराब जा सकते हैं, इनका कोई जवाब नहीं मिलेगा। इन बच्चों से पूछेगा, जब ये 15 साल बाद ये बाहर आएंगे, आप इनकी जिंदगी पूछेगा, इस 15 साल में कहां से कहां पहुंच सकते थे, और ये 15 साल जब इस सलाखों के पीछे रहेंगे, और तब इनकी हरकत सोचेगा, जब इनकी दिमाग की हालत सोचेगा, इन्हें अपने परिवार का लालन पोषण करना था, ये खुद अपना ठीक से लालन पोषण भी अब नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे, ओनली ऑन क्राइम तक।